2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तराखंड की 5 सीटें तीसरी बार पार्टी हार गई। 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे पार्टी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य नेताओं के साथ बैठक कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2014 से ही पार्टी 5 सीटें क्यों हार रही है। उधर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि आगे भी कांग्रेस पार्टी को हार की समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच भ्रम फैलाती है। लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर अब तक अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम कौन फैला रहा है, इसे लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस काफ़ी मजबूती से काम किया है, उसके बावजूद पाँचों के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम पाँचों की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा हो, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हर जीत और हार से कुछ हम सबक लेते हैं। हमसे कोई कमजोरी होगी, हमको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन चुनाव जीतना हारना एक सतत जीवन का प्रयास है। तो आगे की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो समीक्षा बैठक रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, मेरे से भी हो सकता है, मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मुझे खुद अपनी समीक्षा भी करनी है, पार्टी को भी अपनी समीक्षा करनी, तो वो सारी बातें हम उनके। ये पहली बार है कि जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। निश्चित रूप में जब इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका। लंबे समय तक हार की समीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आगे का जो समय है वह भी कांग्रेस के लिए हार की समीक्षा का ही समय रहेगा। कांग्रेस जिस तरह से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके और हर किसी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है, जनता को गुमराह कर रही है, ये सब जनता इसको भलीभांति समझती है और समझ रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने जो है देश की जनता को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश के संविधान को बदल देंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार की तरह तरह की भ्रांतियां उन्होंने जनता के बीच में फैलाई और ये भ्रांतियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता सजग है, जागरूक है और वो कांग्रेस की चालों को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस को अभी लंबे समय तक अपनी हार की समीक्षा करनी पड़ेगी और आने वाले जितने भी चुनाव उन सब में उसकी निश्चित रूप से हार होने वाली है, फिर वो उसकी समीक्षा। तो कांग्रेस में सीधे तौर पर अब जिस तरीके से सीटों पर हार हुई है, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, उसको लेकर अब मंथन का दौर जारी हो गया है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व सांसद पीएल पुनिया को दी गई है और ऐसे में आज देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद आज हम
जो चर्चा है वो इसी पर करने वाले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त उत्तराखंड में जो हाल ही में चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें एक भी सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई और अब मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन उधर बीजेपी ने भी कहा है कि अभी कांग्रेस को लंबा मंथन करना होगा हार की समीक्षा को लेकर। मैं अपने तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा से हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं। चमोली जी, बहुत स्वागत है। यूकेडी के उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी का बहुत स्वागत। हरीश मैकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है उनका। भाजपा से शुरू करता हूँ। सत्यवीर जी, भाजपा कह रही है कि ये हार की समीक्षा लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेस समीक्षा कर रही है, क्यों ये लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी? आप लोग इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्योंकि हाल में तो जो उपचुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस दोनों सीटें जीत गई। कैंथोरा जी, किसी भी राष्ट्रीय दल या चाहे क्षेत्रीय दल हो, उसको अपने चाहे जीत में हो चाहे हार में हो कि किस प्रकार के परिणाम है, उस पर समीक्षा करने का अधिकार है। कांग्रेस के ये आंतरिक मामला है कि भाई उनके राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आया है, मगर उत्तराखंड के जो अभी 2024 के जो परिणाम भी आए हैं और 2022 के परिणाम भी देखें, अगर विधानसभा में हम 47 सीटें जीते थे, अगर 2024 के चुनावों को 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड से आती है, उसमें देखें तो हम 62 सीटों पर, हम विधानसभाओं की स्थिति में देखें तो 62 सीटों पर हम कांग्रेस से आगे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना ही पड़ेगा इस पे मंथन की भाई 47 से 62 पे आ गए हैं और 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी, अगर इस आंदोलन में उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े आंदोलन करने का या पहली बार पर्यावरण के लिए हमारे यहाँ पे अगर आवाज़ उठी पूरे भारत के अंदर, तो गौरा देवी थी, वो महिला थी। या उत्तराखंड बनने पे भी हमारी महिलाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया। और इस बार के चुनाव में देख लो आप, चाहे 22 के चुनाव में देख लीजिए कि हमको जो मत प्रतिशत मिला है, 80% से अधिक मत प्रतिशत हमको महिलाओं का मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समीक्षा का विषय है कि भाई उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिलाओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है, उसका कारण ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित जो 28 योजनाएं हैं, केवल महिलाओं को केंद्रित करके उन योजनाओं को बनाया गया है। उत्तराखंड में भी वो तमाम योजनाएं हैं कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को आगे बढ़ के उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस समय उत्तराखंड के अंदर आप देखें तो 72,000 सहायता समूह है। उन 72,000 सहायता समूह महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको उसको और बढ़ा के दिया जा रहा है। और यही नहीं, उत्तराखंड में चाहे केंद्र में हो या उत्तराखंड की राजनीति में हो, हमने महिलाओं को आगे चाहे राजनीति में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, उनको भरपूर योगदान दिया है। और उत्तराखंड का अगर परिदृश्य भी देखें आप, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि भाई 51% से अधिक हम वोट प्रतिशत प्रत्येक सीट पे लाएंगे, उत्तराखंड की एक भी सीट ऐसी नहीं है कैंथोरा जी जिसपे हम 51% से अधिक नहीं आए। हमारी कोई भी, आप अगर अल्मोड़ा लोकसभा की बात करूं तो 63% से अधिक वोट हमको वहां मिला है। उधम सिंह नगर में भी हमको 60% से अधिक वोट मिला है। हमारा पौड़ी में आ जाए तो वहां को हमको 57% के लगभग वोट मिला है। और इतना ही हमको हरिद्वार में मिला है, इतना ही हमको टिहरी लोकसभा में मिला है। हमारे यहाँ महिलाओं को, मैंने बोला कि योगदान कैसे दिया जाता है, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट दे ना दे। मगर जब हम कहते हैं कि भाई जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर बहुत समय से लंबित था कि भाई महिलाओं को 50% महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको 33% रिजर्वेशन देने का काम किया। नई संसद भवन थी और पहली बार नई संसद भवन के अंदर स्पेशल सेशन बुला के उनको 33% रिजर्वेशन दे गया। क्योंकि अगर महिलाएं अपनी बात प्रमुखता से अगर रखेगी उस संसद के अंदर, तो वो अपने लिए अच्छे कानून बना सकती है। आप ये कह रहे हैं। एक विषय और है, जो हमारे नए कानून भी आए हैं अभी कैंथोरा जी, जो अभी 1 जुलाई से लागू भी हो गए हैं। हमारे पहले के जो कानून थे उसमें IPC, CRPC तमाम तरह के हमारे कानून थे। उसमें अगर महिलाओं के, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का शोषण होता है या उनके हितों की बात की जाती है, तो वो धारा 303 के बाद या 304 के बाद उनके लिए पहल होती थी। मगर जो नए कानून का जो प्रारूप आया, उसमें पहला चैप्टर महिलाओं से संबंधित है, दूसरा चैप्टर चाइल्ड से संबंधित है। वो तमाम चीजें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है और हमारी योजनाएं उन तक पहुंची है, उनको लाभ हुआ है। इसलिए आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक हार की समीक्षा करनी पड़ेगी कांग्रेस, इसलिए तंज कस रहे हैं। अब मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ। संदीप चमोली जी, ये जो तंज है कि लंबे समय तक हार की समीक्षा करनी पड़ेगी, तो भाजपा का तो सीधे तौर पर यह कहना है कि आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा, हालांकि उपचुनाव में आप दोनों सीटें जीते। रवि जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री PL पूनिया जी, पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो आज पार्टी में 5 सीटों की लोकसभा की समीक्षा के लिए उत्तराखंड में आए थे।
अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत उनके द्वारा आज कुमाऊं मंडल में जो हमारी लोकसभा की सीटें उन सीटों की समीक्षा की गई और प्रत्येक नेता से, प्रत्येक पूर्व विधायक, प्रत्येक पूर्व सांसद प्रत्याशी और जो हमारे पीसीसी और एआईसीसी के वहाँ सदस्य हैं और ब्लॉक और जिले की जो कार्यकारिणी उन प्रत्येक व्यक्ति से मिले और जाना कि क्या कारण रहे कि हम लोग, हमारा जो रिजल्ट रहा चुनाव में, जो परिणाम रहा वो कहीं ना कहीं जो है हमारी सोच के अनुरूप रहा और कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। एक पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी इन 5 लोकसभा में अगर आप पिछली बार का हमारा प्रदर्शन देखें तो इस बार के प्रदर्शन में हमारा सुधार हुआ है। इसके साथ ही साथ ये पार्टी का नित्य चलने वाला एक क्रम है। पार्टी अगर हारी है तो कांग्रेस इस पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना दल है और कहीं ना कहीं आप देखें जिस प्रकार हमारा पूरा देश में अगर आप देखेंगे इस बार ग्राफ बड़ा है। जो गठबंधन के तहत हमने चुनाव लड़ा था उस चुनाव से हमें हर जगह लाभ मिला। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, अन्य स्टेटों में भी देख लीजिए, हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये विचार करने की आवश्यकता है कि इस राज्य में क्या कारण रहे कि हम इन 5 लोकसभा में अपना खाता नहीं खोल पाए। और जिस प्रकार भाजपा अगर तंज कसते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस को लंबे समय तक इसका अनुसरण करना पड़ेगा, हार की समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि 24 वर्ष में पहली बार इस राज्य के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दोनों लोकसभा सीटों पर, दोनों विधानसभा सीटों पर पहली बार कोई दल हारने का काम जो है मोदी जी और धामी जी के सफलतम कार्यकाल में ये शय भाजपा को गया है। और कहीं ना कहीं ये जो नाकामी है, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो ये नाकामी जो है सीधे सीधे राज्य की नाकामी है और राज्य में चलने वाली, संचालित होने वाली सरकार की नाकामी है। अगर आप देखें रवि जी, ये दोनों चुनाव जो थे, ये दोनों चुनाव कहीं ना कहीं ये नाक की साख दोनों दलों की थी। आपने आने वाला जो रिजल्ट जब हमारे सामने आया, हमने बद्रीनाथ में देखा, जिस जगह हम कम से कम 8 से 9 हज़ार वोटों से हम लोकसभा में हार गए थे, वहीं पार्टी द्वारा 5,000 से भी ऊपर मतों से जो है जीतने का जो है ऐतिहासिक कदम किया गया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस राज्य की जनता का धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के बयार इन दोनों जगहों से शुरुआत हो चुकी है। और बदलाव क्यों ना हो रवि जी, आप इस भाजपा की पूरी धामी जी के कार्यकाल को अगर आप समझे रवि जी, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ये अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। राज्य आंदोलनकारियों का आप फैसला लीजिए, आज तक वो उनका ड्राफ्ट बन के तय है, कोई स्पष्ट नहीं है क्या आंदोलन, क्या लाभ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों, कोई स्पष्ट नहीं है। स्वयं हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ यूकेडी के बैठे हैं, बताएंगे आपको, स्वयं में वरिष्ठ आंदोलनकारी कोई भी स्वच्छ तस्वीर सामने नहीं है। यूसीसी पर ही अपनी पीठ थपथपाते रहे, और यूसीसी का क्या सार्वजनिक ड्राफ्ट होगा, कितनी देर में इनके द्वारा जारी किया गया, लोग आज तक नहीं समझ पाए। और अगर आप पूरी यूसीसी को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नया नहीं है, मात्र इनके द्वारा लेकिन यूसीसी जो ठीक जब विधानसभा चुनाव से पहले, हमें ध्यान है कि हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि हम यूसीसी लाएंगे उस समय चुनाव से पहले। फिर 47 सीटें भाजपा को दे दी जनता ने, सबसे बड़ा मुद्दा था। लोकसभा चुनाव में यूसीसी बात की, 5 सीटें भाजपा को दे दी। तो कहीं ये तो नहीं कि आप लोग नहीं, जनता इन चीजों को पसंद कर रही होगी। समझना पड़ेगा कि यूसीसी कानून से इस राज्य को आंदोलनकारियों की आवश्यकता थी, इस राज्य को रोजगार की आवश्यकता है, इस राज्य को अन्य संसाधनों की आवश्यकता है। आप यूसीसी लाते, लेकिन यूसीसी से पहले इस राज्य को अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता थी उसको देने का काम करते। पुष्कर सिंह धामी जी का पूरा कार्यकाल पोस्टर बैनरों का कार्यकाल है। इस प्रदेश के अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके नाम के आगे सर्वाधिक समिति बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा लिया है। और आप देखिए, जिस कानून के बारे में वो सिर्फ सोचते भी हैं, उसके पोस्टर बैनर हमको पूरे प्रदेश में देखने का काम आप सब देख सकते हैं। वो अनेकों माध्यम से अपनी जय जयकार कराने का काम करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जाता हूँ। ठीक है चमड़ी जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, कांग्रेस तो अपनी समीक्षा कर रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप लोग भी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यूकेडी के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि कोई समीक्षा हुई हो, या फिर आप लोग कुछ मंथन चलता है कि एक क्षेत्रीय दल के नाते। अब देखिए, क्षेत्रीय दल जो छोटे दल हैं वो तो इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है, तो हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? देखिए रवि जी, बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहला सवाल आपने हमारे पे जो खड़ा किया है कि आप लोगों के यहाँ पर समीक्षाएं नहीं होती। दुर्भाग्य यही है कि समीक्षाएं होती हैं, अखबारों के माध्यम से आप तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अखबार क्यों उत्तराखंड के मुद्दों को दबाते हैं, क्यों इन चीज़ों को छुपाते हैं, ये जग जाहिर है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि कांग्रेस के बड़े नेता आज यहाँ आए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो उनकी चर्चा करी और उसमें उन्हीं के नेताओं ने बताया है कि हमारे चुनाव में हार का कारण मुख्य रहा है कि हमारे पास पैसों की कमी रही है। अन्य भी कारण उन्होंने गिनाए। इससे आप पता चल सकता है कि इन 60 वर्षों से सत्ता में बैठी पार्टी, वो भी आर्थिक तंगी के दौर में चुनाव प्रभावित हो रहे हैं उनके, वो उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से बात निकल कर आई है। अब आ जाइए उत्तराखंड क्रांति दल में। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़े खुले दिल से इस बात की तारीफ करूंगा कि चाहे पूरा उत्तराखंड लूट लें, मगर उनका मैनेजमेंट, चुनाव जीतने का तरीका, संसाधनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का तरीका शानदार रहा है। यही कारण है कि मूल निवास, भू कानून, राज्य की उपेक्षा, राजधानी, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा चुनाव जीती है। उसमें कोई कह दे मोदी जी का जादू कह ले, या भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट जिसने अंतिम व्यक्ति तक जो है जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव जीतने में कामयाबी पाई, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले रवि जी हमारे यहाँ जो सभी समीक्षा में बात निकल कर आई है, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो जनहित के मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाने में शायद नाकाम रहे, क्योंकि हमारी बातें अखबारों तक, जनता तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण जनता नहीं समझ पाई कि मूल निवास का मतलब क्या है, भू कानून का मतलब क्या है। और भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाकर जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी कानून का प्रचार किया, जनता उसके भ्रम में फंस गई। जबकि हम ये कहते रहे कि यदि यूसीसी कानून लागू हो गया तो ये सनातन धर्म की संस्कृति पर बहुत बड़ा हमला है, लिविंग रिलेशन हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, और अगर 1 साल में ही किसी को यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया तो ये तो उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। अब रवि जी, इस बात को भी समझने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि हम ये कह दें कि भाजपा चुनाव जीत गई, गलत हो गया। अब आप बताइए, 2250 से ज्यादा पोलिंग बूथ एक लोकसभा में है। एक पोलिंग बूथ 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा वर्तमान दौर में है। लोकतंत्र में मुद्दे कहाँ जीत रहे हैं? पार्टियां जीत रही हैं और पार्टियों के थोपे हुए प्रत्याशी जीत रहे हैं। वो चाहे कितना ही खराब हो, मगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो जीत रहा है, वो चाहे फिर किसी भी तरीके से जीते। अब उत्तराखंड क्रांति दल के लिए तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि 2250 पोलिंग बूथ को कैसे मैनेज करें, कैसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं। 15 दिन के अंदर हम चुनावी फॉर्मेलिटी में फंसे रह जाते हैं, उसके बाद चुनाव प्रभावित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं भाजपा चुनाव जीतकर। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भाजपा चुनाव जीती है। मुझे बता दीजिए, क्या उत्तराखंड के नौजवान सड़कों पे आंदोलन करना बंद कर गए? क्या उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों के अंदर आज भी विकास के लिए धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे? वर्तमान दौर में भी अगर आप जाएंगे, पहाड़ों में 60-65 जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको कोई सुविधा ऐसी दे दीजिए। सब अपने मौलिक अधिकारों के लिए धरना दे रहे हैं। कोई बिजली से परेशान है, कोई सड़क से परेशान है, कोई शिक्षा सही नहीं है वहाँ पर इसलिए परेशान है। कहने का मतलब है रवि जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस राज्य के लिए क्यों बलिदान दिया गया और ये राज्य क्यों मांगा गया। और अगर सत्ताएं परिवर्तन और सत्ता को भाजपा कांग्रेस को ही देना, अगर ये राज्य मांगने का कारण था, तो परिणाम आपके सामने है। आज राज्य कर्ज की गर्त में डूबा है। पुल आज सुबह बनता है, शाम को गिर रहा है। विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, नौकरियां बिक रही हैं, यूसीसी आपको थोप दिया जा रहा है, मूल निवास मिल नहीं रहा है, अस्थायी निवास बनाकर आप बाहर वालों को स्थापित कर रहे हो, जनसंख्या विस्फोट हो गया, नाले नदी पर कब्जे हो गए। कहने का मतलब है ये तमाम वो मुद्दे हैं कि जिनसे आम जनमानस भली भांति जानता है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। बावजूद इसके जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित उत्तराखंड में महिलाएं हैं, वही महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दे रही हैं। सड़कों पे प्रसव हो रहा है तो वही महिलाएं जो है भाजपा की सरकार के ऊपर उंगली उठा रही हैं। मगर उसके बावजूद भी क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रभावित करने में सक्षम है? ये समीक्षा के हमारे बातें निकल कर आई है और बात फिर वही आई है कि उत्तराखंड क्रांति दल है तो जनहित के मुद्दे जिंदा हैं। और मेरा विश्वास है समय लगेगा, एक दिन जरूर क्षेत्रीय दल सत्ता की छतरी पर जाएगा और उस दिन लोगों को पता लगेगा कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने कैसे उत्तराखंड के संसाधन बाहर के लोगों को बेचकर उत्तराखंड की उत्तराखंडित को खत्म किया है। हम निराश नहीं है, भाजपा चुनाव जीती है, बधाई। मगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया है,
निश्चित रूप से इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, पहाड़ खाली हो गए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि एक दिन क्षेत्रीय दल आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह से जनता जरूर बाहर आएगी, तभी उत्तराखंडियत बचेगी, वरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद उनके पास चलेंगे। क्वेश्चन आवर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज कांग्रेस में समीक्षा बैठक हो रही है, 3 दिनों तक यहाँ पर पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे। आज 2 सीटों पर बातचीत हुई है, लेकिन भाजपा भी उधर कांग्रेस पर तंज कस रही है। हमारे साथ यूकेडी से भी अभी तक हमने पूरी बात शांति प्रसाद भट्ट जी से की है। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हैं। हरीश मैखुरी जी, जो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि इन 5 सीटों पर किस तरीके की हार हुई है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बीच में ये भी हुआ कि लोकसभा सीटों पर 5 सीटें हार गई, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें इतिहास रच दिया कांग्रेस ने, क्योंकि ऐसा पहली बार हो गया। तो ये जो समीक्षा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, आने वाले वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होती भी दिखाई दे रही है क्या? रवि जी, जो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो 5 सीट उत्तराखंड में जीती है, उसके पीछे ये नहीं था कि जो हमारे एमपी हैं उनका कोई बहुत बड़ा वर्कआउट हो। उसके पीछे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और उन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी, पन्ना प्रमुख बना दिए, बैठकें कर दी, बड़े बड़े नेता। कांग्रेस ने बस 1 महीने पहले ही तैयारी की, इस वजह से कांग्रेस को हार हुई। और जो बद्रीनाथ सीट पर हारी है, तो उसमें ये हुआ कि 2 महीने पहले तक कांग्रेस में ही जो वहां के कैंडिडेट थे राजेंद्र सिंह भंडारी और बुटोला, लखपत सिंह बुटोला, वो दोनों कांग्रेस में ही थे 2 महीने पहले। राज भंडारी 2 महीने पहले ही भाजपा में सम्मिलित हुए, बल्कि 1 महीने पहले कहें जी। लोगों ने ये कहा कि यार ये तो परसों ही जो है कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए, तो इस कारण थोड़ा सा उनको वोट नहीं मिले। लेकिन जो वोट परसेंटेज देखें तो राजेंद्र सिंह भंडारी उतने ही वोट मिले जितने पिछली बार उनको मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले थे, उससे 2-3 हजार कम वोट मिले। तो बहुत ज्यादा वोट का परसेंटेज डाउन नहीं है। लेकिन हाँ, वहां जो मंगलौर सीट है उस पे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से कैंडिडेट आई, राज्य से बाहर से, यूपी से। और जो काजी निजामुद्दीन है उनकी वहां पे अपने समुदाय की भी जनसंख्या है, और वो कांग्रेस का भी उनको बड़ा अच्छा समर्थन रहा, तो वहां पे कांग्रेस जीती। तो दोनों जगह टर्म्स अलग थे जीतने के। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कांग्रेस का ग्राफ पड़ा हो या कांग्रेस ने कोई करिश्मा किया, ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक उत्तराखंड में जो ये समीक्षा करनी चाहिए कांग्रेस के लिए भी, भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए उनको, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उत्तराखंड में आपको एक चीज जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, जो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध जाए या पक्ष में जाए, उसकी मैं चिंता भी नहीं करता हूँ। मतलब जो 1 लाख का कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कि साहब हम आएंगे तो हम 1 लाख रुपया साल का देंगे, बल्कि कहीं कहीं तो मैं देख रहा था वो एक बार पत्रकारों से कह रहे थे कि ज्यादा 1 लाख करेंगे तो मैं 2 लाख की घोषणा करूंगा। ऐसा भी राहुल गांधी का एक बयान है, मेरे पास उसका वीडियो क्लिप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीधे सीधे वोट फॉर नोट के बावजूद लोग उनके उसमें आए नहीं, झांसे में, और उन्होंने जो उनका अपना मत था उस कैंडिडेट को उन्हें वोट दिए। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में लोकसभा में काफी अच्छा समर्थन मिला। तो इसका कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार यहाँ पे जीत गई है, तो उसके पीछे उनका क्या रणनीति है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो पकड़नी चाहिए, बजाय कि आप एक दूसरे को गरियाते रहें और आलोचना करते रहें। और कम से कम आधारहीन आलोचना करने से राजनीति में भला नहीं होता है। लेकिन विकास के कार्यों पे चर्चा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों का काम ही विकास का कार्य है। हरीश मैखुरी जी, आज जब वहां पर मंथन चल रहा था, ये चर्चा चल रही थी कांग्रेस के भीतर कि हम क्यों हारे, कहां पर हमसे चूक हो गई, तो वही दूसरी तरफ भाजपा ने तंज कस दिया। भाजपा ने कहा कि इस हार की समीक्षा भी इनको लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो भाजपा जो उत्साहित दिखाई दे रही है
तो भाजपा को भी तो यहाँ पर कुछ सोचना होगा कि दूसरी पार्टी अपना मंथन कर रही है, तो इस तरीके का तंज कसना। दल एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, आलोचना नहीं करेंगे तो उनका काम ही नहीं चलेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं उसके अलावा जनता का काम भी करें, जनता के मुद्दे भी उठाएं। जनता के मुद्दे ये हैं कि पूरे पहाड़ के 8 जिले आज भी उनमें उद्योग नहीं है, उद्योग विहीन है। 70 साल 73 साल हमारे उत्तराखंड भारत को स्वतंत्र हो गए हैं और 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। 8 जिलों में एक उद्योगिक इकाई। गैरसैंण में हमारा बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ राजधानी का, वहां जाने का नाम ले ले, बल्कि धामी जी ने उसको ठंडे बस्ते में ही डाल दिया प्रकरण को। पहले वालों ने तो थोड़ा सा ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी की थी सी, धामी जी ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक और चीज है, उत्तराखंड में जो क्वालिटी कंट्रोल है हमारा वो होने रहा। हमारा नरकोटा के पास एक बड़ा पुल 66 करोड़ से लागत से बनने वाला पुल आज टूट गया जी, बनने से पहले ही टूट गया। उसका जो प्री स्ट्रक्चर होता है वो टूट गया। तो निश्चित रूप से ऐसी कंपनियों को ठेका ही मत दो यार, जिनका पिछला रिकॉर्ड भी देखो और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पूरी लायबिलिटी उस पुल की कंपनी पे फिक्स करो, सरकार हो ना हो कल को जो है फिर पैसा दे दे, कंपनी का बढ़ा दे, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ऐसे जी, ताकि आगे से पुनरावृत्ति। इसके अलावा जो चार धाम रोड है हमारा, उस पर सरकार फोकस करे। सरकार ने अच्छा काम किया, रोड चौड़ी कर दी है, कई लोगों ने उसमें रोडे भी डाले, लेकिन उसके बाद भी सरकार की भाजपा की जीजेपी शाखी थी, उन्होंने अच्छी बना दी। चारों धामों में अच्छी रोड बनाइए, चारों धामों में ट्रेन पहुंचाइए, केदारनाथ में रोपवे का काम करिए, वहां पे हेमकुंड साहिब में रोपवे का काम करिए, यात्रा अच्छी बनाइए। आज होम स्टे पे थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया कि 500 होम स्टे ऑनलाइन करने की एक योजना बनाई है। ये अच्छा, इससे लाभ होगा लोगों को। दूर दराज के कंदराओं में भी विदेश के लोग आने लगेंगे अगर ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस तरह के क्रिएटिव वर्क होने चाहिए जी। ठीक है, अब मैं सत्यवीर चौहान जी आपके पास आऊँगा। पहले मैं कांग्रेस के संदीप चमोली जी से एक सवाल ले लेता हूँ। आज जो मंथन हुआ है, 2 सीटों पर आप लोगों का मंथन हुआ, उसमें क्या कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं? हालांकि आपकी अंदरूनी जो है इंटरनल बैठक थी, लेकिन आपको फिर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे आरोप इस तरीके के लगे कि आपके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, आपके नेताओं ने कहा कि पैसे की कमी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे। तो क्या आपको लग रहा था कि उस वक्त भाजपा मजबूत स्थिति में, इस वजह से नेताओं ने किनारा कर दिया? उस तरीके की रैलियाँ नहीं हुई, कुछ अपने ही मोह में कुछ एक सीटों पर फंस गए? रवि जी, हमारे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक संगठन में इसीलिए आता है कि चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। कहीं ना कहीं आपको, हमको, सबको, और जैसा कि शांति भाई ने बताया है कि कहीं ना कहीं जब से 2014 से भाजपा सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं धन बल की राजनीति को बढ़ावा मिला है, बाहुबल की राजनीति को बढ़ावा मिला है। धन के दम पर चुनाव लड़ना भाजपा ने एक अपना सिनेरियो बना दिया है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि एक सामान्य चुनाव इस राज्य में हो, तो वो भाजपा ने उपचुनाव मंगलौर में साफ दिखा दिया है कि वो इसको भी उत्तर प्रदेश की तरह या अन्य राज्यों की तरह बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार भाजपा से समर्पित गुंडे अराजकता फैला रहे थे मंगलौर विधानसभा में, आपने स्पष्ट रूप से देखा। जिस प्रकार एक पुलिस अधिकारी किस प्रकार एक महिला से बदतमीजी कर रहा था, एक हमारे सपोर्टर को, हमारे कार्यकर्ता को कहें या एक वोटर को कहें, किस प्रकार लतिया रहा था, किस प्रकार गलिया रहा था, आपने देखा इस राज्य में। ये भी आपको पहली बार रवि भाई आपको देखने को मिला होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, पार्टी द्वारा चुनाव की 2 सीटों में आज मंथन हुआ है, लोकसभा की सीटों में जिनमें हम हारे हैं जी। उन दोनों लोकसभा में मंथन पार्टी द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया कि क्या कारण रहे कि हमारी जो सोच थी उसके अनुरूप ये रिजल्ट जो है उसकी सोच के अनुरूप आया है। कहीं ना कहीं इस पे लंबा मंथन हुआ। जो प्रत्येक जो वरिष्ठ नेता जो हमारे लोकसभा के थे उनसे पीएल पूनिया जी द्वारा एक एक करके मिला गया, और कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं जो थी वो गोपनीय रही, और कुछ चर्चाएं रवि जी संगठन के रूप से जो है सार्वजनिक, मैं भी आपके मंच नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके सवाल उठे थे नैनीताल सीट पर, ये आखिर दौर पे जो है प्रत्याशी आपके वाले वहाँ पर यशपाल आ रहे थे, आपके पास भुवन कापड़ी थे, ये तो तमाम चीज़ें हुई ना। हालांकि वो आपकी पार्टी का वो था, लेकिन अगर आप जीत जाते तो ठीक है, लेकिन नहीं जीते तो सवाल तो उठेंगे। उन लोगों ने क्यों मना किया वहाँ? जिस सीट की आप बात करें उस सीट पे 3 लोग टिकट मांग रहे थे। उस संगठन तय करता है किस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। उस सीट पे 4 लोग टिकट मांगने का काम कर रहे थे, लेकिन चारों लोगों में पार्टी द्वारा जो है
हमारे प्रकाश जोशी जी को टिकट दिया गया, हमारे वरिष्ठ नेता लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहने के बाद राष्ट्रीय सचिव के पद पर रह चुके हैं, देश के अलग अलग राज्यों में काम कर चुके हैं, उनको पार्टी द्वारा अवसर दिया गया। रवि जी, टिकट देना ये पार्टी का विशेष अधिकार होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर मिले चुनाव लड़ने का, ये भी पार्टी को देखने का काम करना पड़ता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मानिए ना मानिए, भाजपा की जो सीधी सीधी हार इन 2 विधानसभाओं में हुई है, सीधी सीधी हार पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्य अपने 0.20 की सरकार जिसे वो कहते हैं, जो सरकार दूसरी सरकार वो यहाँ चला रहे हैं, एक बार पहले सीएम रह चुके हैं, फिर इस वर्ष 5 वर्ष की योजना में सरकार चला रहे हैं, निश्चितता ही मानिए इनकी सरकार के जो कार्यकलाप हैं, इनके सारे सरकार के जो कार्य करने के तरीके हैं और स्वयं पुष्कर सिंह धामी और डबल इंजन का जो काम करने का तरीका इस राज्य में है, उस डबल इंजन के तरीके को जवाब देने के लिए जो दोनों रिजल्ट आए उनका जवाब है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि अगर आप उपचुनाव जीतते हैं तो ठीक है, राज्य सरकार से लोग खफा थे, इस वजह से उपचुनाव जीत गए, लेकिन जो लोकसभा है इसका मतलब केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, लोकसभा में तो 5 सीटें दे दी। आपको मानना पड़ेगा, इस पूरे चुनाव को आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पूरे भ्रम के साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनाव लड़ने का काम किया गया। भ्रम क्या फैलाया गया कि अगर एनडीए आएगी मंगलसूत्र छीन लेंगे, भ्रम क्या फैलाया गया कि अगर ये सत्ता में आए तो फिर गुंडाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री के जो शब्दों की गरिमा थी किस प्रकार खो गई थी, उनके मंगलसूत्र वाले वाक्य का तो सब जगह सब पूरे देश में विरोध हुआ है। आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में सत्ता पाना ही मात्र भाजपा का जो है एक मात्र जो सूत्र है उनका कार्यक्रम है, मात्र सत्ता को पाना, उनका जन सरोकारों से कोई लेना नहीं। और निश्चित माने आने वाले जितने चुनाव इस राज्य में होने वाले हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी की नाकामी है, जो मात्र पोस्टर बैनर की राजनीति उनके द्वारा की जाती है, जिससे राज्य का कोई भला नहीं हो रहा है, निश्चितता ही पूरे प्रदेश की जनता आने वाले हर चुनाव में, ये चुनाव तो इनके लिए जो था एक संदेश था, इस चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव आएंगे, निगम चुनाव आएंगे, अगला विधानसभा का 27 का चुनाव आएगा, निश्चितता ही इस सरकार को भगाने का काम इस प्रदेश की जनता करती है। सत्यवीर सिंह चौहान जी, 2 तस्वीरें थी आज कांग्रेस भवन में। एक तस्वीर थी कि 5 सीटें हारे और वो जो वहाँ पर प्रत्याशी थे उनके साथ बातचीत हो रही थी। दूसरी तस्वीर थोड़ी देर में आई कि दोनों उपचुनाव जीते हुए जो है विधायक वहाँ पहुँच जाते हैं, उनका जोरदार स्वागत होता है। उसी पर अभी संदीप चमोली जी ने कहा कि इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो प्रदेश में बनी। कैंथुरा जी, पूनिया जी आए चाहे सोनिया जी आए, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति जैसी है वैसी की रहेगी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मेरे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और धामी जी के सफलतम कार्यकाल के बाद 2 सीटों पे उपचुनाव में हम हारे। चलो, कम से कम इन्होंने माना कि उनका सफलतम कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस प्रसन्नता में रहे, इस उत्साह में रहे, इस उमंग में रहे कि ये 2 उपचुनाव में ये चुनाव जीते हैं, चाहे मंगलौर का हो चाहे बद्रीनाथ का हो। मंगलौर में तो एक सेकंड मंगलौर में तो हम, जहां हमारी जमानत जब्त होती थी, वहां पर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मात्र 421 वोटों से हमारी वहां पर पराजय हुई है। मगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता की पंक्तियां फिर मुझे याद आती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ठीक है जी, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो हमारे लिए तो वो इस प्रकार की हमारी कार्यशैली है पार्टी की। और यही नहीं, एक बार क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर जी जिम्बाब्वे जाती है, भारतीय क्रिकेट टीम जाती है, वहाँ पे उस समय के उनके जो सबसे अच्छे बॉलर थे जिम्बाब्वे के, ओलंगा थे, उन्होंने क्या करा, पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर उस समय पूरे विश्व में क्रिकेट जगत में सबसे बड़ा नाम था। उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ के जो उस समय जिम्बाब्वे इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि हमारे एक सामान्य बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने भी उसके बाद जिस प्रकार से अपना जो रूप दिखाया, उसके बाद उनको ये कुछ ही समय के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अगर कांग्रेस इन चुनाव से इतनी प्रसन्नता में, मैं तो चाहता हूँ और यही नहीं दूसरा भी कैंथुरा जी, अभी आप देख लीजिए हमारी एक सेकंड संदीप जी, एक मिनट, अभी देख लीजिए आप, हम T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, हमारी नई टीम वहां पर जाती है जिम्बाब्वे में, पहला मैच जीतती है, दूसरा मैच हारती है, उसके बाद उनको लगता है कि आप जिम्बाब्वे चले गए, एक सेकंड हो जाए, सब विषयों पे आ रहा हूँ, संदीप जी मैं आ रहा हूँ, मैं उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी T20, एक मिनट आपके बीच में क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात आप छुपा रहे हैं? चलिए ठीक है, सुन लीजिए। अभी जो हमारा T20 वर्ल्ड कप जीता तो सोचा कि विश्व की सबसे अच्छी टीम है, फिर जिम्बाब्वे गई भारतीय टीम, पहला मैच जीतती है, दूसरा मैच हारती है, जिम्बाब्वे को लगता है कि वर्ल्ड कप जीता और वो टीम फिर हार गई, और उसके बाद अन्य 2 मैच होते, क्या हासिल होता है उनका?
अपने मतलब मैं चाहता हूं कांग्रेस इस स्थिति में रहे, खुश रहे वो, मतलब अपने इसमें प्रसन्नता में रहे कि आगे जो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, राजनीतिक विषय को ही लेकर बताता हूं। इसी प्रकार से जब गुजरात के विधानसभा के चुनाव होते हैं, इस विधानसभा से चुनाव से पहले हमारे 99 सीटें आती है, बहुमत से कुछ ही सीटें आ गई थी, कांग्रेस कहती है अगली बार तो विधानसभा में हम आ जाएंगे। आप स्थिति देखिए जी, कांग्रेस जो 32 सीटें स्वतंत्रता के बाद कभी भी गुजरात में नहीं हारी थी, वहां भी 17 सीटों पे आ गई। यही मध्य प्रदेश में हम 104 पे, ये 117 पे आए थे। उसके बाद देख लीजिए इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा में, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के तमाम नेता इस खुशी में रहे, इस प्रसन्नता में रहे कि हम 2 उपचुनाव जीते हैं, हम विधानसभा का जीतेंगे और 1 चुनाव जीतेंगे। एक विषय मैं आपको बताया इन्होंने कि ये चुनाव जो 2024 के चुनाव है, क्यों जीती भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा, उत्तराखंड में केंद्र के द्वारा संचालित योजनाएं जो है, मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे चार धाम की जो 900 किलोमीटर, ये चुनाव हारे को ये भी बता दीजिए। 900 किलोमीटर। अच्छा लोग आप दोनों उपचुनाव क्यों हारे? लोग एक मिनट रुक जाइए, ये बता दीजिए। मैंने आपको एक सवाल का जवाब दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, आप दोनों चुनाव क्यों हारे? आप सुन लीजिए, आप किसके नाकामी मानते हैं? सुन लेंगे, जैसे मैंने आपको 10 मिनट तक आपको सुनाया, आप पुष्कर सिंह धामी जी के नाकामी मानते हैं? मैं बता रहा हूं, आप दोनों चुनाव हारने का श्रेय किसको देते हैं? मैंने अटल बिहारी जी, आप ये बताइए दोनों चुनाव हारने का श्रेय किसको देते हैं? मैंने आपको भाजपा चुनाव नहीं हारी? तो मेरे को सुन लीजिए, क्या रवि जी इनसे अगर आप एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, क्यों चुनाव हारे? सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब चाहता हूं, सत्यवीर चौहान जी, एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि चुनाव क्यों हारे? आप ही बोल लीजिए। सत्यवीर चौहान जी, आप ये दे दीजिए जवाब, आप किस तरीके से जीते, आपने कहा योजना आप गिना रहे हैं, उसके बाद ये संदीप चमोली जी के सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि उपचुनाव फिर क्यों हारे। मैंने आपको बता दिया कि ये प्रसन्नता में रहना चाहते हो, उत्साह में रहना चाहते रहिए, कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने आपको बता दिया, उदाहरण बता दिया, चाहे गुजरात में, चाहे एमपी का उदाहरण बता दिया। उसके बाद अगर उनको इसमें संदेश नहीं समझ में आ रहा है तो उसी में एक मैं बता दूं आपको, जो लोकसभा चुनाव पे मैंने कहा ना कि चाहे सोनिया है चाहे पूनिया है, कोई स्थिति कांग्रेस के में यहां परिवर्तन नहीं आने वाला। यहां लोग राष्ट्रीय विचारों से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के लोग। मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा में इस प्रकार के परिणाम लगातार क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। विधानसभा की बात कर लीजिए, समीक्षा तो इसी में हो रही है ना कि लोकसभा के चुनाव क्यों आ रहे, समीक्षा की तो इसी बात की। दुनिया जी जो आपकी पार्टी के नेता आए हैं वो तो इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव क्यों आ रहे हैं। मैं आया हूँ, आपकी समीक्षा भी देख लीजिए, समय मत जाइए, फिर मुझे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि चुनाव जितने बड़े नेता चुनाव लड़ने के तैयार नहीं थे, क्या गणेश गोयल बड़े नेता नहीं थे? रवि जी बताइए, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता नहीं होता है। प्रदीप टंटा जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, क्या बड़े नेता नहीं होते? देखो आप थोड़ा सा शांत हो जाए तो सुन लीजिए। अच्छा जल्दी मैं फिर एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे कि अब समीक्षा तो इसी पे हो रही ना, लोकसभा चुनाव पे हो रही है। अगर आपको उस पर 2 विधानसभा में चुनाव पे समीक्षा करनी है, हम उससे भयभीत नहीं है, लेकिन वो नहीं है। इतना करने के बाद भी देखिए, आपने इस प्रश्न को उठाया कि भाई कांग्रेस ने इतना करने के बाद भी, मैक्रो जी ने भी ये प्रश्न उठाया कि 1 लाख का, उन्होंने कहा कि 1 लाख जैसे भी आएंगे, राहुल गांधी ने कहा जैसे चुनाव का रिजल्ट आएंगे जून में, 4 जून के बाद 8,000, अगले जुलाई में 8,000, अगस्त में 8,000, सितंबर में 8,000 खटाखट आ जाएंगे। और वो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग वहां पर गए उनके कार्यालयों में इस प्रकार के प्रोपेगेंडा। यही छोड़िए 24 के चुनाव, 19 के चुनाव में भी यही कहा था 72,000 देंगे। मैं तो सुझाव देता हूं इनको, अगली बार मशीन कहना कि नोट छापने की मशीन देंगे, देखते हैं उसके बाद परिवर्तन आता है कि नहीं आता कांग्रेस के अंदर, कि भाई उनकी सत्ता की नहीं आती। हाँ, एक प्रसन्नता का विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है, ना 2014 ना 2019 में इनको विपक्ष का वो मिला, नेता प्रतिपक्ष का ओहदा इस बार मिल गया, इसके लिए प्रसन्नता का भी खुश हो सकते हैं। मगर मैं एक चीज बता दूं, उत्तराखंड में क्यों ये कर रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित योजना है। यहां पर देख लीजिए, इस देहरादून जिले के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, यहां लोहारी बांध दशकों से लटका हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी जीवित होते थे जब इस परियोजना की नींव रखने के लिए कहा गया था। इतने वर्षों के बाद उस परियोजना का संचालन होता है और आज पूर्ण रूप से संचालन, रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। मोरी नेटवाड़ परियोजना जो है वो 60 मेगावाट की परियोजना, वो भी संचालित हुई। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना, उसका काम भी शुरू हो गया। आपका केशव डैम जो बनने वाला, उसकी डीपीआर बन के तैयार है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे जो हमारी 4 धाम की यात्रा, ये सरकुंडा है, यहाँ पे रोपवे बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और तमाम रोपवे बनाने के काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। यही नहीं, अभी आज का अखबार उठा के देख लीजिए कैंथुरा जी, आपने तो पढ़ा ही होगा, मैं तो अमर उजाला पढ़ के आया हूँ।
जो हमारा देहरादून से दिल्ली के लिए या दिल्ली से देहरादून के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है वो कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ तीव्र गति से यहीं बल्लूपुर से लेके पोंटा साहिब तक जो हमारे लिए जो हेमकुंड के जो हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, चाहे पंजाब के जो लगते हैं क्षेत्र हिमाचल का या वहां से आते हैं, उनके लिए कितना आसान हो जाएगा जब ये बन जाएगा। वो तमाम जो कार्य है जो हमारी सरकार ने सरकार के परिणाम भाजपा के पास तो गिनाने के लिए, क्योंकि सरकार केंद्र में है तो उनका वो गिना रहे हैं कि हमने ये किया है। कांग्रेस भी अभी मंथन कर रही है, ठीक है, इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि ठीक है 2 सीटें आप जीत गए, आपको बधाई है। आप लोग किस तरीके से मजबूती में अपनी पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं? रवि जी, जो बात मैं कहूँगा, यदि इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी बात को खारिज कर देगा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। इन 24 वर्षों में, मैं राज्य की बात छोड़िए, मैं केंद्र से की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, इस लोकसभा में बलौनी जी की क्या कमी थी? वो तो कह रहे थे कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल का आदमी हूँ। क्यों नहीं मिला उनको भाई केंद्र में? क्या कारण है पौड़ी की इतनी उपेक्षा हो गई? और ऐसा क्या है कि बिहार में मंत्री पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री दे दिए गए? आखिर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भुवनचंद खंडूड़ी के बाद जिस भी पार्टी के सरकारें बनी, कभी हमको कोई कद्दावर पद यहाँ नहीं मिला। सेना में सबसे ज़्यादा शहीद हमारे होते हैं, क्या हम रक्षा मंत्री हमको नहीं मिलना चाहिए था? इस देश में हमने क्या कमी करी कि हमारी उपेक्षा पे उपेक्षा हो रही है? और अब हमारे को अजय टमटा जी हमारे चुनाव जीत के आए, भाजपा के ही हैं, मगर हैं तो हमारे ही परिवहन मंत्री, वो भी राज्य मंत्री। मतलब वो 24 घंटे गेट के बाहर ही बैठे रहे। और बिहार में रामविलास पासवान के लड़के में ऐसा कौन से गुण थे? या राष्ट्रीय लोकदल के लड़के जो जीत के आए अजीत जी के, उनके बेटे में ऐसे कौन से गुण के? सीधा कैबिनेट। मेरा कहने का मतलब है, आखिर हमारी इतनी उपेक्षाएं क्यों? क्या हम इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कौम नहीं है? ये जनता से सवाल है मेरा, आपके माध्यम से, कि वो अनिल बलूनी जो ये सीधा कह रहे थे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, अब क्या है? अब क्या? अब बताइए, आखिर सांसद बन जाना और उसके बाद गायब हो जाना झूठ बोलकर, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं अभी मेरे भाई चौहान ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को कोड करके, मैं उसी को कोड करके कहता हूं कि पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, गिरेंगे, मगर भ्रष्टाचार जिंदा रहना चाहिए, भाजपा जिंदी रहनी चाहिए। ये 24 सालों से हम देख रहे हैं। आखिर कब तक ये चलेगा भाई? मेरे यहां पुल बन रहा तो गिर जा रहा, मैं कर्ज की कर्ज में डूब गया, नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। रवि जी, सवाल ये नहीं है कि मैं भाजपा को गरिया रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं तो दिखे, सरकार है उस पर सवाल उठा, कहीं तो दिखे कि मैं इन 24 वर्षों में विकास से इतना जुड़ा हूं। हां, कर्ज में मैं बढ़ गया, मेरे संसाधन पूरे बिक गए, इसमें मैं अव्वल हो गया, मेरी नौकरियां बिक गई, मेरे यहां पेंशन खत्म हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के यहां पेंशन खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता, किसान बहुल्य क्षेत्र है, मैं तो केवल कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र का नागरिक हूं। मेरा क्षेत्र में यदि कर्मचारी को तनख्वाह ना मिले, पेंशन नहीं मिले, हमारी तो आर्थिकी खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो 2005 ले लीजिए या अभी भी ले लीजिए, आपने नौकरियां खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी, हमारे यहाँ जीने की आजीविका का कोई साधन नहीं है। अब रही बात कृषि की, हम कृषि करें कैसे? वन अधिनियम ने हमारे को जो है जंगली जानवरों ने परेशान किया, हम खेती से भी दूर हो गए। ऐसे में यदि हम केंद्र में सवाल खड़े करते हैं कि हम भाजपा को 5-5 सांसद जिता के दे रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि हमारी तनख्वाह भी खत्म कर दी, पेंशन भी खत्म कर दी। मैं बात खत्म कर रहा हूं रवि जी, सवाल भाजपा को गरियाने का नहीं है। इन 24 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा गुण है भाई? तीनों जगह भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं हमारी नहरें छोड़ती? क्यों नहीं हमारे संसाधन हमारे को वापस करते? 26 राज्य विरोधी संशोधन हो गए, आज तक हमको न्याय नहीं मिला। आखिर कब मिलेगा? पहले कहते थे कि दिल्ली की है, उत्तराखंड में नहीं है, अब तो हो, अब हमको न्याय दे दो। चलो उसे भी छोड़ो भाई, उत्तराखंड के अंदर कैग की रिपोर्ट चीख चीख के कहती है कि हर नेता चोर है। भाई विधानसभा में क्यों नहीं कार्रवाई? मैं बात खत्म। देखिए, सवाल समीक्षा का नहीं, सवाल इस बात का है, मैं अपना दर्द किसको कहूं? आप टीवी चैनल अखबार को मैनेज कर कर अपने घोटालों को दबा दोगे तो क्या उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ नहीं रही है? उत्तराखंड के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, 65,000 कर्मचारियों का ढांचा अधूरा है। जवाब ले ले भाई, क्यों नहीं नौकरी दे रहे लड़कों को? जवाब ले ले। नौकरी ना दे रहे हो, हमारे संसाधन बेच रहे हो, हमारी आर्थिकी पे चोट हो गई, अब हम उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी
बहुत बड़ा विशाल संसाधन ठीक है भट्ट जी, मैं जवाब दे रहा संसाधनों वाली पार्टी होगी, ठीक है। वो लूट रही है, सत्यवीर जी। मगर उससे उत्तराखंडियत खत्म हो रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, जितना उत्तराखंड के अंदर यूकेडी कमजोर होगी, उतना बाहर वाले यहां ताकतवर बनेंगे और हमारे बच्चों के संसाधनों में बाहर वाले राज करेंगे। ये उसी का परिणाम है कि ठीक है। बाहर वाले अब माल माला आपकी माल बात को और हम आपकी बात को जनता कितना समझती है ये देखने वाली बात होगी। की बात को ठीक, मैं सर अपनी समय बात नहीं खत्म करूंगा, है, समय मैं नहीं। अपनी बात खत्म हाँ, ठीक करूंगा। है, ठीक है। पुल बनेंगे, गिरेंगे, ठीक है। सड़कें धसेंगी, सुरंगे गिरेंगी, सत्यवीर चौहान जी। मगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सत्यवीर क्योंकि ये चौहान। भारतीय जनता पार्टी। सत्यवीर चौहान जी, कैंथोरा जल्दी जी इस शॉर्ट इन्होंने में। अब देखो स्पष्ट रूप से उनकी विचारधारा यूकेडी की यहाँ पर दिखी। जिस प्रकार से ये पहले पठार और पहाड़ में उत्तराखंड को बांटते थे, अब देखो लोकसभा में किस प्रकार से बांटने लग गए कि पौड़ी लोकसभा। ठीक है, हमने जल्दी तो कीजिए, देखो समय- हमने तो अगर मैं पौड़ी कहाँ की बात गए करूं, तुम्हारे एक सेकंड अनिल मैं आपके सर, बीच में नहीं देखिए, बोला हूं, आपके धन्यवाद। अनिल आप वर्मा सुन जी लीजिए, तो देखो सही दर्द बता होगा, रहे हैं। देखो सिंह बोल दर्द के होगा, गए, दर्द मैं होगा, प्रधानमंत्री देखो होगा। दर्द होगा। मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं जल्दी सत्य पे जल्दी आऊंगा दर्द होगा, सर, समय दर्द होगा। नहीं है। सुन लीजिए, समय मैं नहीं है, बता रहा हूं आपको, सुन जल्दी लीजिए, समय। आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं। जल्दी बताइए। बड़े- मैं आपको चौहान मैंने साहब पौड़ी की ही बता रहा हूं, आप जल्दी पौड़ी की आपको बता रहा हूं, स्वीकार जल्दी बताइए, पौड़ी की जल्दी बता रहा सुन हूं, लीजिए। पौड़ी की ही बता रहा हूं। पौड़ी से ही हमारे राज्यसभा सांसद है, पौड़ी से ही पहले सीडीएस बने, पौड़ी से ही दूसरे सीडीएस बने, पौड़ी से ही इस समय के एनएसए है। अरे अरे ऑफिस थोड़ा खाली सा हो अपने गए पौड़ी में। ज्ञान चक्षु को जागृत पौड़ी करिए, स्पेशल अपने खाली ज्ञान हो चक्षु को गया। जागृत हमारे सुनिए। हरीश जी से अब बात इन्होंने करें। इन्होंने खाली और हो इन्होंने गया है, इन्होंने सारे आज की सरकारी पौड़ी नौकरी मैंने आपके 10 मिनट में नहीं बोला हूं मैं, ठीक है आपसे भट्ट जी, ठीक है अपेक्षा भट्ट नहीं। जी, ठीक है चौहान जी। आप सुन अच्छा, लीजिए, समय नहीं है। अरे सुन लीजिए सर, ठीक है, मैं- मंदिर भी आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, धन्यवाद आप सर, क्या धन्यवाद। बात कर रहे मैं हैं? हरीश महकुरी जी पर जा रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा, हरीश महकुरी, और एक बात ठीक है सत्यवीर जी। आप देखो देखो, ठीक है, देखो बस- ऐसा है कि इन समय नहीं है राजनीतिक दलों को कैंथुरा जी दर्द होता है जैसे ही मैं सत्य पे आता हूं, फैक्ट पे आता हूं। ठीक है, मैं एक और बहस हो चीज बताता हूं, जाएगी, बहस हो मैं एक और चीज बताता हूं। इन्होंने केदारनाथ सतत क्यों विकास की बात करी, भारत सरकार की रिपोर्ट आई है सतत विकास। केदारनाथ को क्यों सतत लेके एक बढ़ा सेकंड रुक जाइए ठीक ना है, सर। सतत विकास रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट आई है, एक हफ्ता नहीं हुआ। सतत विकास रिपोर्ट में जितने भी राज्य भारत के, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे आपके ठीक है। ये केंद्र जो पूर्ण राज्य ये तो है, फर्जी आंकड़े हैं नंबर तुम्हारे। वन पर उत्तराखंड फर्जी रहा आंकड़े है। कुछ भी जीएसटी में देखो। हम नंबर 1 पर रहे हैं, ठीक सतत है। विकास में हम रखे चलिए, आज हैं, की सामान्य डिबेट का- रोजगार में हम ठीक है, नंबर 1 पर ठीक है, है, तमाम चलो, चीजों में हम मैं नंबर आग्रह 1 करूंगा पर है। यही आपसे, कारण है, समय अगर नहीं आप है। इन चीजों को नहीं देख पा रहे हो तो आगे और बुरा हाल ठीक है, होने समय वाला नहीं है। आप मैं लोगों का। आज की डिबेट का वरिष्ठ पत्रकार हरीश महकुरी जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। महकुरी सर। जी, ऐसा है कि जो चुनावी पार्टियों की हार जीत तो मतलब लगी रहती है। एक ही व्यक्ति ने जीतना होता, चाहे 10 पार्टियां चुनाव लड़े, ऐसे हमारा सिस्टम है। उसमें कोई हारे कोई जीते, लेकिन जो हारता है उसे आगे के लिए रणनीति बनानी चाहिए, जो जीतता है उसको जनता के काम करने चाहिए। ये बेसिक फंडा है। अगर इतना नहीं करते हैं तो चुनावी ये सारा का सारा जो है वो एक तरह से जनता के साथ जो है अन्याय हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। अब रही उत्तराखंड के जो विकास की बात है, तो निश्चित रूप से विकास कार्य राजनीतिक दलों को करने ही चाहिए। जो भी सत्ता में रहता है उसी के ऊपर सवाल उठते हैं, उसको करना भी चाहिए। देहरादून का ही हम अपना स्थिति देखें तो देहरादून आज कंक्रीट के जंगल में पूरा तब्दील हो गया है। कोई ऐसी नीति लाइए कि देहरादून के जो हरियाली है, ग्रीनरी है, वो बची रहे। आप जो भवन बनवाने के लिए हमारा एनडीडीए अलॉट करता है भूमि, चाहे जितनी भी है उसकी, तो उस पर 10% पे वो 1 पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़ जरूर लगाए। मतलब 2-2 एकड़ जमीन में देहरादून में एक भूमाफिया है, बल्कि जेल भी चले गया है। वो 1 लाख लोगों का रेजिडेंस बना रहा है और सिंगल पेड़ वहां लग नहीं रहा है। तो ऐसी नीति मत करिए प्लीज। ठीक है, उत्तराखंड को थोड़ा सा हरा भरा भी रखें। ठीक है। और एक और चीज ये है कि जो हमारा राजधानी है उत्तराखंड एक बात आखिरी बात कर लो, एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, सत्यवीर जी, कोई बात कह दो, एक बल्कि- एक आखिरी बात, केदारनाथ पे भी कोई बात ठीक है, कर दो। समय नहीं है, आप समय बोल नहीं लेना, है। मैं समय नहीं है। मैं 5 बात सेकंड नहीं, बताऊं। नहीं, नहीं, सत्यवीर जी, पाँच सेकंड, बिल्कुल पाँच समय नहीं है। सेकंड, संदीप सेकंड, चमोली जी से तो अरे, उन्होंने बल्कि यहाँ पर कम कहा है, मैं जा नहीं पाया। 5 सेकंड, समय नहीं है। एक 5 सत्यवीर सेकंड, चौहान जी, कैंथोरा संदीप 5 चमोली सेकंड जी, मात्र आपसे 5 जल्दी सेकंड खत्म चाहूंगा। करिएगा। अरे, आपने अभी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हो रही है, अनंत अंबानी की। पूरे 2024 के चुनाव में चीख के जितने भी राजनीतिक दल थे भारतीय जनता को छोड़ के कि अंबानी चोर है, अंबानी चोर है, सारे के सारे वहां लाइन लगा के ठीक है सर, वो वहां एक सारे अतिथि- मुद्रा ठीक करने है। में लगे हुए। अब अंबानी चोर नहीं है इनके ठीक है, लिए। मैं सभी- वास्तव सभी में लोगों अगर का- ये सभी सच्चाई लोगों को सच्चाई इनके करूंगा। सामने आ जाए तो मुझे इनका क्या हाथ होता देखा है। सर भट्ट जी, चमोली जी और सत्यवीर चौहान जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज डिबेट में जुड़े हैं। हरीश महकुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, ने भी जो है फाइनल कमेंट में अच्छा कहा कि प्रदेश के हित में तमाम नेताओं को सोचना चाहिए, जो हारते हैं वो समीक्षा करें, जो जीत रहे हैं वो ज्यादा उत्साहित ना हो। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।